साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने उड़ीसा प्रांत को हथियाया था और उसके बाद उड़ीसा की क्या स्थिति हो गई थी। साथियों, बात सन 1803 की है, जब उड़ीसा का अधिकांश भाग मराठों के अधीन था। नागपुर के भोंसले राजाओं का उस पर आधिपत्य था। प्रांत के अधिकानेक स्थानीय राजा भोंसले को खिरास दिया करते थे। कंपनी की बालेश्वर की कोठी मराठों ही के इलाके में थी और उस कोठी में अंग्रेज मराठों की प्रजा थे। जिस समय मुगल सम्राट ने उड़ीसा प्रांत की दीवानी कंपनी को प्रदान की थी, उस समय केवल उत्तर की ओर के उस थोड़े से भाग की दीवानी कंपनी को दे दी गई थी जो मुर्शिदाबाद के सूबेदार के अधीन था। बाकी सारे उड़ीसा की दीवानी और फौजदारी दोनों के संपूर्ण अधिकार मराठों के हाथों में थे। किंतु मराठों की सत्ता उस समय इतनी ज़बरदस्त थी और अंग्रेज़ों का बल अभी इतना कम था कि उड़ीसा में रहने वाले अंग्रेज़ मराठों की आज्ञाकारी और नम्र प्रजा बनकर ही उस प्रांत में व्यापार करते रहे थे। लिखा है कि सन 1767 में जब मराठों ने कंपनी से चौथ का पिछला बकाया तलब किया, तब कंपनी के डायरेक्टर पिछले बकाये का 13 लाख रुपए देने के लिए राज़ी हो गए थे। साथ ही उन्होंने यह भी चाहा था कि मराठे समस्त उड़ीसा प्रांत की दीवानी का अधिकार कंपनी को दे दें, किंतु पत्र व्यवहार होने पर मराठों ने इस दूसरी बात को स्वीकार नहीं किया था और यह बात स्वीकार करने लायक भी नहीं थी। मालूम होता है कि उस समय से ही उड़ीसा प्रांत में मराठों के विरुद्ध अंग्रेज़ों की साजिशें शुरू हो गई थी। उड़ीसा में मराठों के अत्याचारों की अनेक झूठी कथाएं भी उसी समय से गढ़ गढ़ कर फैलाई जाने लगी थी। 3 अगस्त सन 1803 को मार्क्वेस वेलेस्ली ने कर्नल कैंपबेल को एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें उसे कटक प्रांत पर चढ़ाई करने और वहां राजा राघोजी भोंसले की सामान्य प्रजा, जगन्नाथपुरी के पंडों और प्रांत तथा आसपास के सरदारों, जमींदारों और सामंतों को राजा राघोजी भोंसले के विरुद्ध भड़काने और उनके साथ तरह तरह की साजिशें करने की विस्तृत हिदायतें दी गई थी। ये विस्तृत हिदायतें वेलेस्ली की कूटनीति को बड़ी सुंदरता से चित्रित करती हैं, किंतु इन्हें यहाँ पर बताना व्यर्थ है। कर्नल कैंपबेल ने गंजाम में अपनी फौज जमा की। जिस तरह का ऐलान मैसूर की राजधानी में प्रवेश करते समय मैसूर की प्रजा के नाम जनरल हैरिस ने प्रकाशित किया था, उसी तरह का ऐलान अब उड़ीसा की प्रजा के नाम प्रकाशित किया गया था। सरकारी पत्रों में लिखा है कि जगन्नाथ के पंडों के धार्मिक भावों, उनके पूजा पाठ और उनकी धार्मिक प्रतिष्ठा की ओर विशेष आदर दिखलाया गया था और आसपास के सामंतों, जमींदारों इत्यादि में से किसी को लोभ देकर और किसी को डराकर जिस तरह हुआ अपनी ओर मिलाया गया था। इन कूट प्रयत्नों का और उड़ीसा की भारतीय प्रजा में राजनीतिक चेतना के अभाव का परिणाम यह हुआ कि इतिहास लेखक जे बीम्स के शब्दों में, जिस समय अंग्रेज सामने दिखाई दिए, मराठों को अपनी लड़ाइयाँ अकेले लड़नी पड़ी थी। लोगों ने उनकी बिल्कुल मदद नहीं की थी। यही अंग्रेज लेखक लिखता है कि यदि उड़िया लोग मराठों की मदद करते तो पहाड़ियों और समुद्र तट के योद्धा राजा हमें बड़ी विपत्ति में डाल सकते थे। किंतु एक तो कूटनीति में मराठे अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, दूसरा इस युद्ध के लिए अंग्रेज़ों की तैयारी वर्षों पहले से हो रही थी और मराठों की कोई तैयारी नहीं थी। कर्नल कैंपबेल के नाम गवर्नर जनरल के जिस पत्र का मैं जिक्र कर चुका हूँ, वह युद्ध के ऐलान तक से 3 दिन पहले का लिखा हुआ था। नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा में अंग्रेज़ों को करीब करीब कुछ भी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। गंजाम की सेना ने बिना रक्तपात के 14 सितंबर को मानिकपट्टन पर और 18 सितंबर सन 1803 को जगन्नाथपुरी पर कब्जा कर लिया था। उत्तर की ओर कप्तान मार्गन के अधीन एक दूसरी सेना ने कलकत्ता से जल के रास्ते आकर बालेश्वर पर चढ़ाई की थी। बालेश्वर के किले की मराठा सेना ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, किंतु बालेश्वर की पुरानी बस्ती के जमींदार प्रहलाद नायक ने मराठों के विरुद्ध अंग्रेज़ों को मदद दी और 21 सितंबर सन 1803 को बालेश्वर अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। बाज़ारों में मुनादी करवा दी गई थी कि प्रांत पर अंग्रेज़ कंपनी का कब्जा हो गया है। गंजाम वाली सेना जगन्नाथपुरी पर कब्जा करने के बाद कर्नल हारकोट के अधीन कटक की ओर बढ़ी थी। कटक का किला, जिसे बाराबट्टी भी कहते थे, बहुत मजबूत था। किले के चारों तरफ 35 फुट से लेकर 135 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी खाई थी जो पानी से भरी थी। किले में जाने के लिए केवल एक तंग पुल था। कर्नल हारकोट 24 सितंबर को पुरी से चलकर 10 अक्टूबर सन 1803 को कटक पहुंचा। कटक का नगर बिना किसी मुकाबले के फौरन अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया। 4 दिन बाद 14 अक्टूबर को बाराबट्टी का मजबूत किला भी अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। इस किले की संरक्षक सेना में से भी कई लोगों ने अपने स्वामी राघोजी के साथ दगा की थी। इसके कुछ समय बाद उत्तर और दक्षिण की अंग्रेज़ी सेनाएं आपस में मिल गई।
बालेश्वर और कटक के बीच में मयूरभंज और नीलगिरी नाम की 2 रियासतें थीं। मयूरभंज की रानी और नीलगिरी के राजा के साथ अंग्रेज़ों की साजिशें पहले से जारी थी। जे बीम्स लिखता है कि एक अलग सैन्य दल इस खास काम के लिए पहले से भेजा गया कि वह मयूरभंज और नीलगिरी पहाड़ों का भूगोल समझ ले, खासकर इन पहाड़ों में आने जाने के रास्ते जान ले और दोनों रियासतों के राजाओं से पत्र व्यवहार शुरू करते। इन दोनों राजाओं की सब कार्रवाइयों का पता रखने के लिए उनकी रियासतों में गुप्तचर भेजे गए और यदि उनके कोई वकील या प्रतिनिधि कटक आना चाहें तो उन्हें पासपोर्ट देने की आज्ञा दी गई थी। मयूरभंज की रानी पहले अंग्रेज़ों के साथ मिलने के विरुद्ध थी और लड़ने के लिए तैयार हो गई। हारकोर्ट ने उसे पहले कई खुशामदी पत्र लिखे, इस पर भी वह राजी नहीं हुई। तब रानी के दत्तक पुत्र युवराज के साथ गुप्त पत्र व्यवहार करके युवराज को रानी से फोड़ा गया। इस तरह कर्नल हारकोर्ट ने रानी को ज्यों त्यों राजी कर लिया और मयूरभंज की रियासत का कुछ भाग भी कंपनी के अधीन कर लिया। होते होते 12 जनवरी सन 1804 को संबलपुर पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और उड़ीसा का वह सारा भाग जो मराठा साम्राज्य में शामिल था अंग्रेज़ कंपनी के शासन में आ गया था। साथियों, अब जानते हैं कि उड़ीसा में अंग्रेज़ी शासन शुरू होने के बाद वहाँ की स्थिति कैसी थी। साथियों, मराठों के शासन में उड़ीसा की प्रजा अत्यंत खुशहाल थी। जे बीम्स लिखता है कि चावल उस समय उस प्रांत में 15 गंडे का 1 सेर यानी 1 रुपये का 70 सेर बिकता था। प्रांत भर में कोई यह जानता तक नहीं था कि दुष्काल किसे कहते हैं। इसलिए जे बीम्स लिखता है कि जिस समय अपना राज जमाने के लिए अंग्रेज़ी सेना ने उड़ीसा प्रांत में प्रवेश किया, वहाँ के लोगों ने यह अच्छी तरह जानते हुए कि हम उस देश से अपरिचित थे, सबने आपस में एका कर लिया और किसी ने हमें किसी तरह की भी सहायता नहीं दी। किसी ने हमारा खुला मुकाबला करने का साहस तो नहीं किया, किंतु वे सब के सब जड़वत अलग बैठे रहे। उन्होंने अपने कागजात छिपा दिए और किसी तरह की सूचना हमें नहीं दी। उन्होंने हर जगह किश्तियाँ, बैल और गाड़ियाँ हमारे रास्ते से हटाकर दूर भेज दी। जिन ज़मींदारों को हमने यह हुक्म दिया कि आप लोग कटक आकर अपनी अपनी जायदादों के मामले में सब तय कर लें, वे नहीं आए और जब उनके घरों पर उन्हें तलाश किया गया तब नहीं मिले। कहा गया कि कहीं बाहर यात्रा को गए हैं। यह कोई नहीं बताता था कि कहाँ गए हैं, किंतु यदि अनजाने भी अंग्रेज़ अफसरों से कोई गलती हो जाती थी तो इसी जड़ निर्जीव जनसमूह में एकाएक जान आ जाती थी और ज़ोरों के साथ बार बार शिकायतें होने लगती थी। साथ ही उड़ीसा की प्रजा अपने मराठा और अन्य देसी शासकों की जगह पर विदेशी कंपनी के शासन में आना पसंद नहीं करती थी। शीघ्र ही साबित हो गया कि उनकी आशंकाएं बिल्कुल सच्ची थी। जे बीम्स ने लिखा है कि अंग्रेज़ों के पहुंचते ही प्रांत भर में अन्न की भारी कमी पड़ने लगी। करीब करीब हर 5वें साल भयंकर दुष्काल पड़ने लगा और सदा दुष्काल का डर लगने लगा। प्रांत पर कब्जा करने के लिए अगले साल ही कप्तान मार्गन ने भारत के अन्य प्रांतों से पुरी जाने वाले यात्रियों को सावधान कर दिया कि कटक प्रांत में चावल की कमी है, इसलिए यात्री अपने अपने प्रांतों से भोजन का सामान साथ लेकर आएं। साथियों, ऐसी स्थिति अंग्रेज़ों ने उड़ीसा प्रांत की कर दी थी। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।